जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। आपको पता होगा कि हम कुछ दिनों से इसी विषय पर वीडियो बना रहे हैं और इससे पहले कम से कम 15-16 वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ लिया है आपका 73वां संविधान संशोधन पढ़ लिया है। 73वां संविधान संशोधन के लिए जो समिति गठित गई थी वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ग्राम सभा पढ़ा है। ग्राम सभा के बारे पढ़ने के बाद हमने पंचायतों की संरचना पढ़ी है। तो पंचायतों की संरचना के बाद ये अध्याय 3 खत्म हो जाता है, हमने यहाँ तक देख लिया है। और आपके पंचायत के लगभग 50% क्वेश्चन, आपके पंचायत से 50% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से आएंगे आपके। अगला हमारा टॉपिक है अध्याय 4 निर्वाचन संचालन। इस अध्याय से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा या बहुत कम पूछेगा। अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी मैं लाइन से सभी अध्याय को पढ़ाऊंगा। ऐसा करके सभी को आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको याद करने वाली बात नहीं रहेगी इसमें मुख्य बात ये रहेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति क्या है। अगर पूछेगा तो आपको धारा 42 इसमें पूछ सकता है और कोई काम नहीं है इसमें। तो राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति है पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन नामावली, कार्यों का अध्यक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एवं समस्त शक्तियाँ ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें 42 का में लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग का है चुनाव कराना, लेकिन क्या वो पहले चुनाव करा सकती है क्या? नहीं। तो उसके लिए अधिकारी कर्मचारी की सेवा लेना पड़ता है। इसलिए यदि आप कोई सरकारी ड्यूटी में होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे ही चुनाव आता है तो आपका ड्यूटी कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है। तो ये है अधिकारी कर्मचारी की सेवा लेना। समस्त कार्य हेतु अधिकारी कर्मचारी की सेवा लिया जाता है। सभी इसी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक हमारे यहाँ आचार संहिता लागू होता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके अधिकारी कर्मचारी सीधे निर्वाचन आयोग के संपर्क में आ जाते हैं। धारा 43 बोलता है कि नियम बनाना, राज्य सरकार के साथ मिलकर नियम बनाने का कार्य है आपका निर्वाचन आयोग का। इस चैप्टर में बस इतना ही, से ज़्यादा कुछ नहीं है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए। अब आगे चलते हैं। हमारा जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ये है अध्याय 5 पंचायत का कामकाज संचालन, पंचायत की सम्मेलन प्रक्रिया। देखिए इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है। देखिए आप किसी भी चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, है ना। जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे भी किसी बीच से वीडियो से देखेंगे तो शायद आपको जल्दी समझना है। इसके लिए आपको सारे वीडियो शुरू से लाइन बाय लाइन देखनी चाहिए। जैसे आज हमारा टॉपिक है कि पंचायत का कामकाज संचालन, पंचायत के सम्मेलन। देखिए इसी टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पंचायत का कामकाज, अब पंचायत का कामकाज पढ़ने से हमको पहले पंचायत का गठन समझना होगा। तो हमने पहले पूरे गठन समझ लिए हैं कि ग्राम पंचायत कैसे बनता है, कौन पदाधिकारी होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, यदि उसकी कोई पद रिक्त होता है तो उसको भरा कैसे जाता है। इसी प्रकार हमने जनपद का पढ़ा है और जिला पंचायत का पढ़ चुके हैं। तो इन सब पढ़ने के बाद आपको आगे की चीज़ें समझ आने लगेंगी। मतलब कामकाज कहने का मतलब है जब तक लोगों का गठन नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, गठन नहीं बनेगा, तब तक आप कामकाज का तो बात ही नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा ये है कि यदि आपने पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आपका ये वीडियो समझ आएगा। चलिए पंचायतों का कामकाज। अब कामकाज का संचालन कैसे होता है? काम तो होना है लेकिन उसका संचालन कैसे होगा, उसके लिए भी नियम है। पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया, सम्मेलन मतलब बैठक होता कैसे, तो चलिए हम ये सब समझते हैं। ठीक है। इसमें होगा क्या, पंचायतों का कामकाज हम ये मान लेते हैं कि पंचायत में काम कैसे होता है। यदि आपके अभी मैं इधर क्या लिखा हूँ वो अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ये हमारे सरपंच महोदय हैं और ये हमारे पंच हैं। इतने जो हैं ये हमारे पंच हैं, ये सब पंच लोग बैठे हैं। ये देखिए, अब ग्राम सभा से कोई चीज़ अनुमोदन होकर आया है ना। ग्राम सभा से कोई चीज़ अनुमोदन होकर आया है, उसको ग्राम पंचायत में भी पास कराना अनिवार्य है और ग्राम पंचायत के माध्यम से ही वो उच्च कार्यालय में जाते हैं। तो कोई भी समस्या या फिर कोई भी विषय पर, है ना, उसमें बहस होती है, चर्चा होती है, उसके बाद उसमें मत दिया जाता है ना, मत दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि ग्राम पंचायत, जैसे ये आपका गांव है तो ग्राम पंचायत के सामने ही प्रवेश द्वार बनाया जाना है। ठीक है, प्रवेश द्वार बनाया जाना है। तो इस पे आपका पंच सरपंच क्या क्या बोलता है,
इसको देख लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं एक प्रस्ताव ला गया पंच के द्वारा कि ग्राम पंचायत में एक प्रवेश द्वार बनाना है, ठीक है। प्रवेश द्वार आपके ग्राम पंचायत में बनाना है, तो इसके लिए ये पहले उठेगा और सब कुछ बताएगा कि हमारे ग्राम पंचायत में प्रवेश द्वार बनाना चाहिए, उसके लिए हमारे पंचायत में फंड बहुत है, इस प्रकार। अब ये एक ने बोल दिया, एक और है, उनको इन्होंने थोड़ा सा इनका विरोध कर दिया कि नहीं, हमको फिलहाल स्वागत गेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्रवेश द्वार बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम कोई नाली निर्माण या इलेक्ट्रिक संबंधी कार्य को संपन्न करें। तो यही होता है, मतलब अलग अलग जैसे भी अगर आपकी बातें रखी जाती हैं, तो यदि आज का मुद्दा ये है कि प्रवेश द्वार बनाना है, तो इसके पक्ष में कौन कौन है, इस प्रस्ताव के पक्ष में कौन कौन है, तो ये सब अपना मत देते हैं। तो पंच लोग इस चीज़ का मत देते हैं और मत जी यह बहुमत से पास होता है मत, ठीक है। तो कामकाज संचालन सम्मेलन में इसी प्रकार का कार्य होता है। अब समझते हैं मत क्या होता है ना। पंचायत के सभी सदस्य, चाहे वो सरपंच हो या पंच, प्रत्यक्ष चुने गए हों, है ना, जिसको जनता चुनकर भेजती है, नहीं है ना, पंचायत प्रत्यक्ष चुने गए हों या पंचायत के या फिर ऐसे आ गए होंगे, मतलब वो जैसे कोई वो रहता है ना, मत देने का अधिकार उनको नहीं रहता। पंचायत के सभी चुने गए सदस्य, इसको मिटा दीजिए, पंचायत के सभी सदस्य चाहे वो प्रत्यक्ष चुने गए हों या नहीं, ठीक है, पंचायत के सम्मेलन में मत देने का अधिकार होता है। जैसे आपका पंच है, सरपंच है, ये आपके पंचायत के सम्मेलन में मत देने का अधिकार रखते हैं। बैठक कब होता है पंचायत की, तो प्रत्येक माह में एक बार पंचायत के मुख्यालय में बैठक होगी। ये हम आप तीनों के लिए पढ़ रहे हैं ना, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, तीनों स्तर के लिए हम ये बात पढ़ रहे हैं। तो बैठक कब होगी, तो प्रत्येक माह में एक बार पंचायत के मुख्यालय में, ठीक है, प्रत्येक माह में एक बार पंचायत के मुख्यालय में इसकी बैठक होगी। तो कौन बुलाएगा, अब इस बैठक को तो किसी न किसी को बुलाना पड़ता है कि क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बैठक कौन बुलाता है। देखिए, हमने पहले जो ग्राम सभा देखा था वो अलग चीज़ है, यहाँ हम पंचायत देख रहे हैं, जो चुन कर आए हैं जनप्रतिनिधि, उसके बारे में देख रहे हैं। तो बैठक कौन बुलाएगा, सरपंच ग्राम पंचायत के मामले में, जिला जनपद के मामले में अध्यक्ष बैठक बुलाता है, ठीक है। अध्यक्ष सरपंच बैठक बुलाने में यदि असमर्थ हैं, जैसे अध्यक्ष भी है और सरपंच अगर बैठक बुलाने में असमर्थ है, तो मुख्य सचिव या फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला या जनपद पंचायत, पिछला जब बैठक हुआ था, है ना, पिछले महीने जिस दिन बैठक हुआ होगा उससे 20-25 दिन के बीत जाने पर बैठक बुला सकता है। जैसे ये मान लेते हैं पिछला महीना 1 तारीख को बैठक हुआ था, है ना, पिछला महीना 1 तारीख को बैठक हुआ, अब अगली तारीख आ गया, अगले महीने आ गया और अभी तक पंच सरपंच ने या फिर अध्यक्ष सरपंच ने बैठक नहीं बुलाया है या फिर वो किसी कारण नहीं बुला पाए, तो ग्राम पंचायत के केस में सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के केस में जिला जनपद के केस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पिछला बैठक से 25 दिन, जैसे 1 तारीख को पिछला बैठक हुआ था, उससे 25 दिन के बाद बैठक बुला सकता है। ये क्वेश्चन आया था कि सचिव या फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कितने दिन बाद बैठक बुला सकता है। अब इस बैठक की सूचना कौन निकालेगा, तो इस बैठक की सूचना निकालने का कार्य है आपका सचिव का और जिला जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का। समय सरपंच और अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है कि समय क्या होगा, समय आपके ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए, जिला जनपद के लिए अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग निकलता है क्योंकि पंचायत का बैठक बुलाने का अधिकार जो है ना, आपके सरपंच और अध्यक्ष के पास रहता है, इसलिए इनका समय और तिथि तय करना भी उनकी जिम्मेदारी है और उनका ही अधिकार है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल बैठक, मतलब महीने में एक बार आपको कराना ही है, अगर उसमें उसके लिए आपका सरपंच बुलाएगा और अध्यक्ष उसके लिए बाध्य है। लेकिन यदि 50% सदस्य लिखित में प्रस्ताव करें कि बैठक बुलाया जाए, तो बैठक कभी भी बुलाया जा सकता है। जैसे आपके गांव में जो पंच लोग हैं, वो 1 महीने की बैठक तो हो गया, लेकिन उन पंचों को ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोरोना फैल गया था, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे अभी पिछले साल गांव में कोरोना फैला था, है ना, गांव में शहर में सभी जगह तो कोरोना ही फैले थे। तो पिछला मान लेते हैं 1 तारीख को बैठक हुआ था,
उसके बाद अचानक कोरोना बढ़ गया, है ना। तो यदि इन पंचों को लगता है, आधा पंचों को या फिर पंचों को ऐसा लगता है कि नहीं एक और बैठक बुलाना चाहिए, उसमें यह विषय रखेंगे कि ग्राम पंचायत के स्तर पर किस प्रकार हमको कोरोना से लड़ने की जानकारी देनी है ग्रामीणों को, इस संबंध में हमें एक बैठक बुलानी चाहिए। तो ऐसा कोई आवश्यक काम आ जाता है, ज़रूरी काम आ जाता है, तो 50% सदस्य की लिखित प्रस्ताव पर बैठक भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, 50% के सदस्यों के लिखित प्रस्ताव पर बैठक बुलाया जा सकता है कोई विशेष सब्जेक्ट के लिए। यदि यह अपेक्षा करने के बाद भी 7 दिन के भीतर यदि अध्यक्ष या सरपंच बैठक नहीं बुलाया जाता, मतलब ये समझिए जैसे आज 1 तारीख है ना, और इन्हें 50% पंचों ने हस्ताक्षरित करके सरपंच अध्यक्ष को सौंप दिया कि हमको बैठक बुलाना है, और उस पत्र के प्राप्ति के 7 दिन बाद, है ना, सदस्य या फिर अध्यक्ष, सरपंच या अध्यक्ष उस पर कोई फैसला नहीं लेता, बैठक नहीं बुलाता है ना। तो अपेक्षा करने वाले मतलब ये जो आधे लोग जो लिख के दिए थे वही लोग आपस में बैठक बुला सकते हैं, है ना। इसकी सूचना आपका सचिव निकालेगा और जिला जनपद के केस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बैठक बुलाए जाने की अपेक्षा करने के बाद भी 7 दिवस के भीतर यदि पंच सरपंच बैठक नहीं बुलाते हैं तब कौन बुलाएगा, तब ऐसे तो इसका आंसर आपको लेना है कि वह स्वयं, जो लोग आवेदन किए थे बैठक के लिए, वो लोग स्वयं सक्षम हैं इस संबंध में कि वो लोग बैठक बुला सकते हैं। इस प्रकार है। अब देखते हैं कुछ शस्तियाँ देखते हैं। शस्ति मतलब होता है दंड, शस्ति मतलब होता है दंड। तो यहाँ से कुछ दंड देख लेते हैं। दंड क्या है, आपको पता है कि अध्यक्ष और सरपंच का कार्य है बैठक बुलाना, उन्हीं का कार्य है। यदि वो 3 लगातार बैठक नहीं बुलाते हैं या फिर 3 लगातार बैठक नहीं बुलाने पर सरपंच अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। 3 लगातार बैठक नहीं बुलाने पर सरपंच और अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं ग्राम पंचायत पढ़ा रहा था, उस समय भी बताया था कि यदि कोई सरपंच या फिर पंच, है ना, ग्राम सभा नहीं बुलाता 3 बार तो उसको 2 बार और मौका दिया जाता है। तो वो ग्राम सभा के केस में है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो ग्राम सभा के केस में है। लेकिन 3 लगातार, ये पंचायत के केस में 3 लगातार बैठक अगर नहीं बुलाया गया या भी वो बुलाने में असमर्थ रहता है तो उस सरपंच अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब इसकी बैठक की कोरम क्या होती होगी। कोरम का वर्ड मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि कोरम बोलते किसको है ना। कोरम बोलते किसको है मैंने पहले ही बता दिया है। जब किसी बैठक जब मतलब यहाँ कोई बैठक निश्चित किया गया कि आज हमको इस कार्य के लिए बैठना है और उसमें 10 लोग को बुलाया गया, उसमें से केवल 3 ही लोग आए हैं, और तो मात्र 3 ही लोग में तो काम शुरू नहीं होगा, बैठक शुरू नहीं होगा। कम से कम आधे आदमी चाहिए या फिर एक फिक्स व्यक्ति चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए, फिक्स मात्रा चाहिए किसी बैठक को शुरू करने के लिए। तो उसमें उतने आदमी होने चाहिए। बोलचाल की भाषा में बोलें तो आप भी कभी बोलते हैं यदि किसी कार्य के लिए कहीं गए हैं तो कि उसको आने दो फिर काम शुरू करेंगे, तो इसी को बोलते हैं कोरम। बैठक शुरू करने के लिए एक मिनिमम संख्या, जिसको हम कोरम बोलते हैं, तो वो है ग्राम पंचायत हेतु 50% है। मतलब यदि आपके ग्राम पंचायत में 20 पंच है तो उसका 50% आना चाहिए। यदि आपके ग्राम पंचायत में 20 पंच हैं तो कम से कम 10 पंच आने के बाद ही आपका बैठक शुरुआत किया जा सकता है। ये आपके हैं जनपद के ग्राम पंचायत केस में। जनपद पंचायत है तो 1/3 उपस्थिति अनिवार्य है। जनपद जिला के लिए 1/3 मतलब 1/3। इसका 1/3 निकाल लीजिए। यदि 20 सदस्य हैं तो कितना होता है देख लीजिए, 3 × 18 6। अगर 20 में 6 लोग भी आ जाते हैं तो भी उसकी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ठीक है, सचिव या फिर मुख्य पालन अधिकारी प्रत्येक बैठक के 7 दिवस पूर्व सूचना देता है। चलिए अब शुरू करते हैं कि बैठक शुरू होने वाला है। ठीक है, अब सचिव या सरपंच अध्यक्ष के माध्यम से बैठक बुलाया जा रहा है या फिर 50% के मांग पर बैठक बुलाया जा रहा है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बैठक बुलाया जा रहा है। तो जैसे अगर
10 तारीख को बैठक निश्चित किया गया है जिला ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर। तो उसकी सूचना अब आपको संबंधितों को देनी होगी। तो उस बैठक में बहुत लोग आते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि पंचायत चाहे तो किसी शासकीय अधिकारी का भी मदद ले सकती है। तो वो जिनको बुलाना चाहे, है ना, बैठक में जिनको बुलाना चाहे, सदस्य लोग तो आएंगे ही जो उसमें चुन कर आए हैं उस पंचायत में। तो उन सबको इस 10 के 7 दिन पूर्व सूचना देना होता है। इस 10 के 7 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। जैसी बैठक होता है तो उसके 7 दिन पहले, ऐसा नहीं है कि आप बैठक शुरू होने वाला है उसके 9 दिन देंगे, तो इसके 7 दिन पहले जाइए, इसके 7 दिन पहले सूचना देना होता है। या ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बैठक 7 तारीख को होने वाली है किसी महीने में, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन पूर्व बोले हैं ना। तो ये किसी अन्य, एक मान लेते हैं किसी अन्य माह का महीना है, तो आपको 31 तारीख को इन सभी को सूचना देनी होगी, सारे सरपंच को जो बैठक में आने वाले हैं। क्योंकि इस दिन से 7 दिन पूरा देख लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपको 31 तारीख तक सभी सदस्यों को सूचना देनी होगी। 31 तारीख के बाद यदि आप सूचना देते हैं तो वो गलत है, आप पर कार्यवाही हो सकती है। आप मतलब जो जिला सीओ है, जो जिला सचिव होगा, है ना, उस पर कार्यवाही हो सकती है, ऐसा है। देखते हैं अब उसके बाद क्या है। विशेष बैठक 3 दिन पहले दिए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, आप बात समझ लीजिए। जो सामान्य बैठक होता है उसका सूचना बैठक से 7 दिन पहले देना है। और जो विशेष बैठक होती है, विशेष के जब कभी कभी आपातकाल हो जाता है, अब आपातकाल कभी भी आ सकता है, कोरोना के नाम पे आ सकता था, या फिर कलेक्टर वगैरह जो अचानक कोई देते हैं आदेश कि आपको आपातकाल रखना है, तो इस संबंध में आपको 3 दिवस पहले ही सूचना दे दिया जाएगा। मतलब 3 दिवस के पहले तो कोई बैठक नहीं होगा, लेकिन 3 दिवस पहले सूचना देकर आप विशेष बैठक रख सकते हैं। अब इसमें भी गणपूर्ति अगर नहीं हुई, जैसे किसी विषय पर चर्चा करना था, है ना, किसी विषय पर चर्चा करना था आपके ग्राम पंचायत में, वही जो ये भवन बनाना है ना, ये जो प्रवेश द्वार बनाना है, इस पर अगर चर्चा करना था तो उस पर गणपूर्ति नहीं हुई। गणपूर्ति का मतलब है आधा व्यक्ति आए ही नहीं, तब क्या होगा, तब अगली तिथि तो स्थगित कर दिया जाएगा और अगली बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। तो अगली तिथि के लिए इस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा सर्वसम्मति से कि बैठक इस दिन हुआ नहीं है, अतः नियमानुसार अगला डेट दिया जाएगा। और उस अगले डेट में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि उसमें 2 लोग भी आ जाते हैं, है ना, यदि 2 लोग भी आ जाते हैं तो उस स्थिति में आपका जो कार्य है वो हो जाएगा, पर उसमें नया विषय नहीं आएगा, है ना, और उसमें आपका नया विषय आप नहीं ले सकते, आप विषय परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि यदि 2 लोग आ गए तो चलो हम लोग कुछ नया विषय लेकर कोई प्रस्ताव पारित कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो सरपंच करेगा या फिर उप सरपंच करेगा। जिला जनपद के केस में अध्यक्ष करेगा या उपाध्यक्ष करेगा। इन दोनों ही स्तर पर, इन तीनों ही स्तर पर यदि सरपंच अनुपस्थित है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, उप सरपंच अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, तो वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए रहेंगे, है ना, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए रहेंगे, पंच हैं, सदस्य हैं, अपने अपनी मीटिंग में, तो किसी एक को बहुमत से चुन लिया जाएगा कि आप आज की अध्यक्षता कीजिए। ये हो गया। अब ग्राम पंचायत के प्रत्येक बैठक में आय व्यय का हिसाब रखना होता है सचिव को। जैसे ग्राम पंचायत की बैठक होता है, ये आपका हो गया सरपंच, ये हो गया आपके पंच। प्रत्येक महीने के बैठक में आय व्यय का हिसाब दिया जाता है कि इस महीने शासन से कितना पैसा प्राप्त हुआ और कहाँ कहाँ किस किस मद में कितना खर्च हुआ, वो प्रति महीना दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत में कब कब दिया जाता है और जिला में कब दिया जाता है। तो जिला जनपद में सीओ द्वारा 3 माह में एक बार दिया जाता है। वहाँ हर माह आय व्यय का हिसाब नहीं रहता, वहाँ 3 माह में आय व्यय का हिसाब रहता है, ठीक है। अब इसकी है कार्यवाही। कार्यवाही का मतलब होता है कि उस बैठक जिस दिन आप लोगों ने उपस्थित हुए उसकी कार्यवाही आपको एक लिखनी होती है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ग्राम पंचायत के लिए सचिव होगा और जिला जनपद के लिए सीईओ द्वारा कार्यवाही लिखी जाती है। अब कार्यवाही क्या होती है ये आप समझ लीजिए, यदि आप नए हो तो देखिए। अब ये अपने दिमाग में ये मान कर चलिए कि आज ग्राम पंचायत की बैठक हुई। मान लेते हैं आप भी एक सरपंच हो, आप अपने ऊपर लेके देखिए। तो यदि आप एक सरपंच है तो आपने बैठक बुलाया है किस विषय पर, ठीक है। तो जैसी बैठक चालू होता है तो उस पर एक लिखित कार्यवाही होती है। पहला तो सबका अटेंडेंस होता है कि कौन कौन आया है,
ठीक है, कितने लोग आए हैं, कौन आए हैं, किस किस वार्ड से आए हैं। तो इसी से पता चलता है कि आपकी गणपूर्ति हुई है कि नहीं हुई है ना। अब यदि आपको यहाँ लगता है कि आधे लोग आ गए हैं, है ना, तो आप गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि अगला डेट आपको देना पड़ेगा, आपको मतलब सरपंच को अगला डेट देना पड़ता है। लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ 50% कोरम पूर्ण हो गया, तब क्या होगा, तब जो विषय लाया गया था, है ना, उस पर बातें होंगी, उस पर बहसें होंगी, ठीक है, उस पर बात होगी, बहस होगी। उसके बाद पंजी कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, इधर होता है आपका प्रस्ताव, उधर होता है उसका परिणाम, मतलब यह अनुमोदन। यदि आपने एक प्रस्ताव लाया कि हमारे गांव में नाली निर्माण कराना चाहिए, तो इस पर कितने लोग सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये ऐसा साइन होगा। उसके बाद आपने अगला प्रस्ताव लाया कि हमारे गांव में लाइटें लगनी चाहिए, तो ये प्रस्ताव लाने वाले का नाम होगा और इधर जितने भी उसकी सहमति देने वाले हैं वो होगा। तो यदि ये जो लाइट वाले बात यदि 50% है ना, 50% लोग यदि मान जाते हैं तो यह नियम बन जाता है, मतलब यह अनुमोदन द्वारा पास हो जाता है। इसको बोलते हैं कार्यवाही विवरण। मतलब एक मोटा हिसाब में ये मान लिए कि उस बैठक में आपने क्या किया, उसका लिखित रूप कार्यवाही विवरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया कार्यवाही विवरण। अब बैठक के बाद प्रत्येक को 10 दिन के भीतर एक एक प्रति दिया जाता है। जैसे बैठक में कोई पंच गया होगा, है ना, तो उसकी कार्यवाही विवरण उसको 10 दिन बाद एक एक प्रति दे दी जाती है कि उस दिन आप बैठक में आए थे, उसकी ये कार्यवाही विवरण है। और उस कार्यवाही विवरण में सभी लोग का साइन रहता है, अध्यक्ष, सचिव, पंच, सरपंच, सभी का उसमें साइन रहता है। और इसका एक प्रति 15 दिन के भीतर उप संचालक या मुख्य पदाधिकारी को भेज दिया जाता है, अपने अपर कार्यालय को भेज दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका कार्य संचालन ख़त्म हो जाता है ना। बैठक तो आपको समझ आ गया होगा कि बैठक कैसा होता है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बैठक देखिए, आप एज्यूम कीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत में बैठक होता है। मैं इसको 2 मिनट में समझा दूंगा। ये देखिए, ये आपके ग्राम पंचायत में बैठक शुरू हो गया। अब बैठक में पहले सरपंच आ गया, पंच लोग आ गए, ठीक है। पंच लोग जैसे ही आए तो एक वहाँ का जो सचिव बैठे रहेगा वो सबका अटेंडेंस लेगा कि कितने लोग आ गए। अब जैसे उस ग्राम पंचायत में 20 पंच रहते हैं, यदि 20 में से 10 लोग सरपंच को मिला के, है ना, 20 में से 10 लोग यदि वहाँ उपस्थित है, इसमें आपको याद रखना होगा सचिव को इसमें नहीं गिना जाता सदस्य, वो सदस्य नहीं है, वो सचिव है, ठीक है। सचिव को आप गणपूर्ति में काउंट नहीं करेंगे। तो बैठक में सरपंच को मिला के यदि 10 लोग आ गए हैं तो सचिव महोदय बोलेंगे कि सरपंच जी, हमारा गणपूर्ति पूरा हो गया है, कोरम पूरा हो गया है, अब जिस उद्देश्य के लिए आपने बैठक बुलाया है उसकी शुरुआत कीजिए। तो सरपंच महोदय कोई विषय रखेंगे, है ना, उस विषय रखेंगे, उसमें एक विषय रखा जाएगा। ये विषय रखा गया कि अमुक कार्य किए जाना है। इसमें पंचों ने अपने हामी भरी कि किसी ने हामी भरी, किसी में नहीं भरी। तो जितने लोग हामी भरेंगे, जैसे 10 लोग उपस्थित थे, है ना, उसमें से अगर 7 लोग बोल देते हैं हाँ, तो यह पास हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा। और 7 में से यदि 7-8 लोग नहीं बोल देते हैं इस 10 में, तो यह कार्य पूरा नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी विषय के लिए बुलाया जाएगा सम्मेलन, वो विषय पास हो या ना हो, कार्यवाही विवरण आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया कार्यवाही विवरण। नेक्स्ट है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।